नमस्कार। कार्यक्रम मिरमिरे टक शोमा तपाईँ तमाम श्रोता तथा दर्शकहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म सृजना तिमसिना। यो कार्यक्रम तपाईँ रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्ज र मिरमिरे अनलाइन टिभी मार्फत एकैसाथ सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रममा आम नागरिकका चासो र सरोकारका विषयदेखि विभिन्न नीति निर्माण तहसम्मका विषयवस्तुहरूलाई समेटेर विभिन्न व्यक्तित्व र सरोकारवाला निकायहरूसँग चर्चा परिचर्चा गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामी जल्दो बल्दो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसका लागि हामीसँग आजका अतिथि हुनुहुन्छ दिल्लीमा बसेर लामो समयदेखि सञ्चार क्षेत्रमा कलम चलाउँदै आउनुभएका पत्रकार हेमन्त अधिकारी। कार्यक्रममा स्वागत छ हेमन्तजी। सृजना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं खासतौर में भारत से आया हूँ और नेपाली ही कोशिश करूँगा बोलने के लिए, लेकिन मैं हिंदी बोलना चाहूँगा। और मिरमिरे ऑनलाइन को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। तपाईँ अहिले काठमाडौँ आउनुभएको छ। लामो समयदेखि दिल्लीमा बसेर पत्रकारिता क्षेत्रमा सञ्चार जगतमा कलम चलाइरहँदाखेरि नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई अहिले भारतले कसरी हेरिराखेको छ, के देख्नुहुन्छ? देखिए, भारत और नेपाल जो है एक देश जैसे मांस और नंग की जैसे हम उदाहरण देते हैं, और रोटी बेटी तो पुराना चल ही रहा है, लेकिन सबसे पड़ोसी देश अगर पूरी दुनिया में अभी भी जो झगड़े हुए या लड़ाई हुई भारत पाकिस्तान से, तो नेपाल जो है सबसे नज़दीक में सहयोग के रूप में निकला। और नेपाल के जो जैसे हम कहते हैं, नेपाल के नागरिक जो है हर क्षेत्र में, चाहे वहाँ के विकास में हो या वहाँ के एकीकरण में हो। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का 150वां जयंती मना रहे हैं। वल्लभ भाई पटेल जी ने भी कहा कि गोरखाओं ने जो 552 जवाड़े को एकीकृत करने में गोरखाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो भारत जो है नेपाल को बहुत नज़दीक से निहाल रहा है, और भारत चाहता है कि नेपाल में शांति चाहता है। और भारत किसी भी दल को उठाना पटकना ये भारत का काम नहीं। ऐसे पब्लिक में निकालते हैं लोग, नेगेटिविटी भारत के ऊपर जो लगाते हैं, लेकिन भारत जो है पब्लिक के ऊपर चाहता है। जो नेपाल के नागरिक जो चाहते हैं, लगभग 3 करोड़ के नागरिक जो यहाँ नेपाल में जो नागरिक चाहती है, भारत उसी के साथ है। भारत ऐसा नहीं है कि भारत दबाव दे रहा है या भारत किसी पक्षपात कर रहा है या लोकतंत्र या राष्ट्रतंत्र, ऐसा कुछ नहीं। जो जनता चाहती है उसी के साथ भारत है। भारत सभी के साथ है। ऐसा कोई नहीं है कि ये एक दल को उठाना, एक दल को बैठाना, ऐसा भारत का काम नहीं है। अहिले फेरि नेपालमा राजनीतिक माहौल तातिएको छ, अलि फरक परिस्थिति छ। हामी गणतान्त्रिक मुलुकमा छौँ, तर अहिले राजावादीहरू पुनः राज संस्था र हिन्दू राज्यको माग गर्दै सडकमा उत्रिराखेका छन्। उनीहरू आन्दोलनमा छन् भने गणतन्त्रवादीहरू गणतन्त्रको रक्षाका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने स्थिति जस्तो भइराखेको यो माहौललाई भारतले कसरी हेरिराखेको पाउनु भएको छ? देखिए, आज का जो गणतंत्र दिवस के रूप में नेकपा एमाले ने यहाँ पे जो है बहुत विशाल प्रदर्शन किया, लेकिन उसको प्रदर्शन के रूप में नहीं, उत्सव के रूप में मनाया। शांतिपूर्ण था। मैं भी यहाँ पे रहा, रिपोर्टिंग करी। और राजा तंत्र के लिए जैसे 15 जेठ 15 को तो शुरू से ही था कि हम राजा वापस लाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो उसमें कई दल हैं, जैसे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है या राष्ट्रीय रापरपा करके है ना। तो ये जो या कई हिंदू संगठन के लोग हैं, वो चाहते हैं कि गणतंत्र या लोकतंत्र में जो भी कार्य हुआ है वो पिछले 30-32 साल या 35 साल के अंदर इतना खास दिखा नहीं है। तो अब क्या होना चाहिए? इससे अच्छा तो राजा ही ठीक है, तो क्यों ना हम राजा को ही वापस लाएं। तो इसलिए बहुत सारे प्रश्न है। जैसे अब ज़्यादा लोग जो है राजा के पक्ष में नहीं दिखे। मैंने भी देखा, जैसे मान लो 10-20-50 हज़ार लोग हैं, तो हम परसेंटेज देखें तो 100 में से 25% लोग जो है राजा को अभी भी चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हम संख्या बल देखें तो 75-80% जो है लोकतंत्र में लोग जीत कर सांसद बनकर संसद भवन के मंदिर में आए हुए हैं। तो जहाँ तक लगता है कि हिंदू राष्ट्र तो होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र मतलब है कि राजा भी यहाँ का हिंदू राष्ट्र का मांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे। लेकिन अब जैसा जनता चाहती है, यदि अगर पब्लिक चाह रही है कि क्या पता हम राजा आने पर हमारा और अच्छा विकास हो सकता है या शांति स्थापना हो सकता है, धर्म संस्कार संस्कृति की रक्षा हो सकती है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से दो हाथ में बटा हुआ है। तो इसमें भारत जो है चाहता है कि दोनों जो समुदाय हैं, चाहे लोकतंत्र चाहने वाले हों चाहे राजतंत्र चाहने वाले हों, भारत जो है दोनों को निहाल रहा है और दोनों के सपोर्ट है।
दुवै पक्षको सपोर्टमा भारत छ भनिरहँदा नि नेपालमाथि भारतको हस्तक्षेपको प्रश्न अथवा यो मुद्दा लामो समयदेखि चलिआएको छ। भारत र नेपाल बीचको सम्बन्धको विषयमा चर्चा चलिरहँदा भारतले नेपालमाथि गरेका हस्तक्षेपहरू, भारतका स्वार्थका प्रश्नहरू पनि जोडिन्छन्। यो अवस्थालाई हेर्दा अहिले पनि भारतले कसरी दुवैलाई समर्थनको नीति लिएको देख्नुहुन्छ त? भारतीय नेताहरूसँग, भारतीय पार्टीहरूसँग, यतिसम्म भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको पनि तपाईको त्यहाँ बसेर काम गरिराख्दाखेरिको त्यो के पाउनु भएको छ? देखिए, जब भी संस्था या सरकार बनती है तो उसका एक लॉबी होती है। कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी के विचारधारा में चलता है। तो अभी का जो विचारधारा है हिंदूवादी की सरकार है और समग्र को समेटते हैं। हिंदूवादी का मतलब है कि जब संघ से जुड़े हुए लोग शीर्ष नेतृत्व में हैं तो जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व को प्राथमिकता देंगे। तो अगर नेपाल में भी अगर हिंदुत्व होती है तो उनके लिए सहजता ये कि दोनों का एक केमिस्ट्री बन जाती है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भारत जो है भारत किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर कोई कहता है तो वो सीधा भारत को क्लेम जाता है। जैसे किसी नेता ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया तो भारत ने ऐसा कर दिया। भारत एक पर्टिकुलरली जो जिम्मेवारी पंक्ति से जो एक आधिकारिक जो होती है वो अपने बड़ा एक सिस्टम से दे रहा है, लेकिन जो व्यक्ति बोलते हैं या व्यक्ति कुछ ना कुछ हलचल करते हैं तो पूरा भारत उसमें जो है मतलब उसके आरोपित हो जाता है कि भारत ने ऐसा कर दिया। तो ऐसा नहीं है, भारत अपने शांति तरीके से नेपाल के साथ बहुत अच्छा विकास है। चाहे एजुकेशन में देखिए, चाहे आपका बहुत सारी चीज़ों में नेपाल, भारत के बिना तो नेपाल नहीं, नेपाल के बिना भारत नहीं है। चाहे रक्षा के क्षेत्र में देखिए, नेपाल के लोग हजारों नहीं लाखों लोग भारत में रोजगार कर रहे हैं और भारत के भी लाखों लोग नेपाल में। तो दोनों का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है और दोनों देश के विकास के लिए एक दूसरे को समन्वय करके शांति स्थापना करते हैं। और सबसे नज़दीक भारत को नेपाल को भारत मानना पड़ेगा और भारत को नेपाल, दोनों देश को आपस में एक दूसरे को मिलकर शान्तिपूर्वक चलाएगा। तपाईले भने जस्तो नेपालमा शान्ति होस् भन्ने भारत चाहन्छ भन्ने सवालबाट तपाईले आफ्नो प्रस्तुति दिइरहँदा नि हेमनजी फेरि आफैले भन्नुभयो अहिले पछिल्लो राजनैतिक परिस्थितिलाई पनि राजावादीको आन्दोलन होस् या गणतन्त्रवादी हरूसँगको भारतको धारणा यो दुवै पक्षलाई सहयोग गर्छ, दुवै पक्षलाई समर्थन गर्छ भन्दा नेपालमा चाहिँ कहिले शान्ति नहोस् र अस्थिरता होस्, राजनीतिक रूपमा पनि नेपालमा समग्र रूपमा अस्थिरता मौलाओस् र त्यही अस्थिरतामा भारतले आफ्नो पुनः राजनीतिक खेलो चलाउन पाइयोस् भनेर त्यो नीति अपनाउने हो भन्न सकिन्छ? देखिए, यी प्रश्नहरू पनि उठिरहन्छ। नेपाल में राजनीतिक दलों का लोगो है, एक नहीं, सबके अलग अलग है। किसी का कम्युनिस्टों का आप रसिया से लेकर के चाइना से नहीं खाता। अगर आपका कांग्रेस का लगाते हो तो कांग्रेस का विचारधारा अमेरिका से और भारत से संबंध होता है। उसी तरह से बहुत सारे हिंदू तबके जैसे रापरपा है या दूसरे संस्था है जो हिंदू तब कोई पसंद है। तो जिस देश के लोग अलग अलग विचारधारा के साथ जहाँ जहाँ आते हैं या उसके पक्ष के लोगों की सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट प्लस सहयोग की उम्मीद और आशा करते हैं। तो सरकार के अंदर भी वहाँ पे भारत में बहुत से लोग हैं जो राजतंत्र चाहते हैं, भारत में भी बहुत सारे लोग हैं और लोकतंत्र चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो भारत में लोकतंत्र चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं, राजतंत्र कम है और नेपाल में भी वही दिख रहा है। लेकिन हिंदू राष्ट्र पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि गर्व से कि मुस्लिम किसी भी कंट्री के हों, कहीं के भी हों, तो वो कह सकते हैं फख्र से कि हमारे कोई देश है, चाहे वहाँ पे हो ना हो। या ईसाई कंट्री में बहुत सारे देश हैं, नेपाल में भी ईसाई हैं, वो भी कह सकते हैं हमारे इतने सारे देश हैं। जैसे हम तो नेपाल में रहते हैं लेकिन हमारे बहुत सारे देश हैं। उसी तरह से हमारे सनातन में बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के बहुत सारे देश हैं, लेकिन हिंदू धर्म का कोई देश नहीं है। और हम कहते हैं वैसे हम हिंदू हैं लेकिन आधिकारिक रूप में नहीं। एक नेपाल है जो हिंदू धर्म को अपने आप में इसलिए है क्योंकि गाय को राष्ट्रीय माता के रूप में दिया गया है। तो पूरे दुनिया में एक नेपाल ही जो गाय को राष्ट्रीय माता के रूप में। तो भारत कोशिश कर रहा है कि अगर नेपाल हिंदू राष्ट्र बनता है तो भारत को कोई आपत्ति नहीं है, अगर नहीं बनता है तो तुम बनो करके उसका कोई ऑर्डर भी नहीं है। तो अगर बनता है तो खुशी बनने के लिए तर भित्रभित्रै चाहिँ नेपालमा हिन्दू राज्य स्थापना गर्नका लागि भारतको भूमिका देखिन्छ। नहीं, यदि मांग होती है, देखो मैंने पहले कहा कि यदि पब्लिक की मांग अगर है ही नहीं, नेपाल त धर्मनिरपेक्ष मुलुक, तर भारतले चाहिरहेको छ हिन्दू। मैंने आपको कहा धर्म निरपेक्ष रहने से क्या फायदा और धर्म निरपेक्ष
हिंदू राष्ट्र होता है तो किसको नुकसान। तो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र पहले भी था, तब भी शांति कायम था, किसी का कोई भेदभाव नहीं था, कोई दबाव नहीं था, ये सब जानते हैं। यहाँ के मुस्लिम भी हिंदू राष्ट्र को मांग करते हैं, यहाँ के जो है ईसाई भी हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। नेपाल की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे जो है लोकतंत्र के अंदर बहुत से ऐसे नेता हैं जो हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि मांग करते हैं। लेकिन क्या है कि जैसे एक लोकतंत्र में जैसे धर्मनिरपेक्ष तो अभी तो बना है ना, इससे पहले तो लोकतंत्र जब से बना है, राजतंत्र के अभी मेरे ख्याल से कितने साल हो गए होंगे, 6 साल 18-19 साल हो गए, 18-19 साल मेरे ख्याल से। उससे पहले तो पूर्ण हिंदू राष्ट्र था। तो अभी भी एक तरह से हिंदू राष्ट्र पूरी दुनिया में गाय के लिए जो गाय कटन से रुका है या गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया है वो नेपाल है पूरी दुनिया में। तो अपने अपने हिंदू राष्ट्र है। तो नेपाल के गर्व की और गौरव की बात कहनी पड़ेगी। अगर हिंदू राष्ट्र नेपाल बनता है तो दुनिया में एक लौता देश है, सगरमाथा कहाँ है, नेपाल में। आज तक गुलाम नहीं हुआ कौन, तो नेपाल है। अगर आज पूरे नेपाल पूर्व से पश्चिम तक ये ऋषि मुनियों का देश है, जगह जगह हिंदू तबका ही है, क्योंकि अब जो है धर्म परिवर्तन हो रहा है, लोग अपने अभी चाहे ब्राह्मण है वो ईसाई बन रहे हैं, और जो है अलग अलग समुदाय। यहाँ पे कोई अंग्रेज बन गया, ईसाई तो आया नहीं है, यहाँ कोई पैदा तो हुए नहीं, तो ये कन्वर्ट हैं, कन्वर्ट ईसाई हैं या कन्वर्ट मुस्लिम है। कोई यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। तो इसलिए ये है कि अगर ये भी जो जहाँ जैसे रह रहा है उनको कोई आपत्ति भी नहीं है, हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसके लिए भारत काफ़ी, मुझे लगता है कि भारत सपोर्ट करेगा। कोई हिंदू राष्ट्र का सरकार, यदि हिंदुत्व की सरकार होती तो अपने हिंदुत्व को तो चाहना करेगा ही करेगा। आप जिसको चाहते हो तो उसमें तो जाहिर उसमें कोई वो नहीं है। यो नेपालमा जति पनि राजनीतिक परिवर्तन अथवा कुनै पनि इस्युहरू उठिरहँदाखेरि भारतका नेताहरूको नेपाल यात्रा र नेपालबाट नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको भारत यात्रा त्यो चलिरहन्छ क्रम। त्यसमा चाहिँ यहाँले जस्तो नेपालका हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरू दिल्ली पुगेपछि कसरी प्रस्तुत हुँदा रहेछन्, के पाउनुहुन्छ? तपाईँ नेपाली समुदायमा नै बसेर, दिल्लीमा नै बसेर लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ। देखिए, एक दूसरे की पहचान, एक दूसरे के साथ सपोर्ट, चाहे नेपाल के नेता भारत से उम्मीद करते हैं, भारत के नेताओं से, वो भी कुछ विशेष सीमित नेताओं से जो उनकी आपस की दोस्ती है, मित्रता है, और भारत के नेता भी नेपाल के नेताओं से कुछ न कुछ उम्मीद करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफा है, दोनों ही तरफ से। तो जो व्यक्ति विशेष रूप में व्यक्तिगत रूप में आ रहा है और व्यक्तिगत रूप में कोई सपोर्ट साथ कर रहा है तो उसको सीधा भारत ने करा करना ये बेकार की बात है। चाहे नेपाल के लोगों ने भारत के लिए किया है या भारत के लोगों ने नेपाल के लिए किया है, वो व्यक्ति विशेष से राष्ट्रीय लेवल में जो सपोर्ट होता है वो अलग चीज़ होता है। या व्यक्ति विशेष का सपोर्ट में राष्ट्रीय लेवल को नाम दिया जाता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जैसे योगी आदित्यनाथ का पोस्टर लगा के योगी आदित्यनाथ का नाम पूछा गया। देखिए, योगी आदित्यनाथ विशेष वो है जो राजतंत्र को मानते हैं, शुरू से उनको खुल्ला का कोई छुपाया भी नहीं है, वो राजतंत्र को मानते हैं क्योंकि उनका शुरू से लगाव झुकाव राजतंत्र पे, हिंदुत्व पे खुल्ला उनका हिंदू राष्ट्र के पर हिंदुत्व के लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन फिर उसी के अगेंस्ट बहुत सारे और नेता हैं उसी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में भी, जो राजतंत्र को नहीं चाहते या बहुत से हिंदू राष्ट्र को भी धर्मनिरपेक्ष को चाहने वाले भी। राप्रपा अथवा राजावादीहरूको आन्दोलनका क्रममा योगीजीको फोटो जहाँ देखियो त्यो पनि विवादित बन्यो नि। नहीं, विवाद तो जब देखो, मैं योगी जी का फ्रेंड हूँ, योगी जी का मित्र हूँ या योगी जी का जो है भक्त हूँ, तो मैं योगी जी को कि पूरे हिंदू भारतको आन्दोलनमा, राजावादीहरूको आन्दोलनमा त्यो साथ समर्थन हो त्यसकारण भयो भन्न सकिन्छ। पूरे विश्व का नेतृत्व यदि कोई दिख रहा है, जैसे बाला साहब ठाकरे थे बॉम्बे में, तो वो एक ही तरफा के हिंदुत्व में थे, उसी तरह से योगी जी भी पूरे हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। तो पूरे दुनिया के लोग आशा और उम्मीद लगाते हैं, जो हिंदुत्व को चाहते हैं वो सीधा उनका दिमाग योगी जी पर जाता है। योगी जी हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए साथ सपोर्ट होता है। इसको दुनिया में होता ही है, चाहे मुस्लिम समाज में हो, ईसाई समाज में, बौद्ध समाज, एक को मानते हैं। जैसे अब बौद्ध समाज किसको मानते हैं? जो सबसे बड़े गुरु हैं उन्हीं को तो मानते हैं ना, चाहे वो कहीं के भी, उससे लेना देना नहीं है। हम किसी भी कोने में रहें, यदि हमारे आस्था के व्यक्तित्व हैं जैसे दलाई लामा जी, तो पूरी दुनिया के जो बौद्ध हैं वो उनको गुरु मानते हैं। हम गुरु सबसे बड़े ऊंचे, तो वो जो कहेंगे, चाहे वो है, वो चाहे वो पाकिस्तान रह रहा है, चाहे वो चाइना रह रहा है, चाहे नेपाल रह रहा है, चाहे वो कहीं और विदेश में रह रहा है, लेकिन उनको गुरु मानता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति योगी जी को गुरु माने
चाहे नेपाल में रह रहा है, चाहे वो किसी भी कंट्री में रह रहा है, तो इसमें आश्चर्य होने की तो कोई बात ही नहीं है। और उसने यदि मैं भी यहाँ के राजा को मानता हूँ, या यहाँ के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मानता हूँ, या देउवा जी को मानता हूँ, या प्रचंड जी को मानता हूँ, उनके आस्था को लेकर मैं कोई काम करूँ, व्यक्तिगत होता है, वो मेरा व्यक्तिगत है। कोई भारत से इशारा करके या भारत के सपोर्ट से या सरकार से तो नहीं हुआ। एक व्यक्ति ने अपना उनका पोस्टर लिया, उन्हें पोस्टर बीच में रैली में दिखा दिया और इतना बवाल कर बनाया गया। इसमें योगी जी का क्या दोष है? आप खुद बताइए, आप खुद पत्रकार हैं, काठमांडू में रहती हैं, आप बताइए कि आप खुद सोचिए कि एक व्यक्ति की वजह से क्या योगी जी ने उनको आदेश दिया है? योगी जी खामखा वो योगी जी को जो है उसमें घुसा गया। अब हामी नेपाली समुदायको कुरा गरौँ। जो भारतका विभिन्न राज्यहरूमा भारतभरि नेपाली समुदायहरू पनि छन्। दिल्लीमा पनि यहाँ नेपाली समुदाय माझ नै बस्नुहुन्छ। त्यहाँको यो नेपाली समुदायको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ, कस्तो छ? देखिए, नेपाल, जैसे मैं भारत से नेपाल आया हूँ, तो मुझे यही नहीं लगता कि मैं नेपाल में हूँ या भारत में हूँ या नेपाल में हूँ। मुझे लगता है मैं दिल्ली में हूँ। काठमांडू में मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे लग रहा है मैं दिल्ली में हूँ। ऐसे ही काठमांडू के लोग दिल्ली जाते हैं तो मुझे लगता है हम काठमांडू में बैठे। सिर्फ मौसम का फ़र्क है, यहाँ की खान पान, रहन बोलचाल, चाहे कैसा भी हो, दिल्ली में जाकर किसी को बहुत ही सहजता है। किसी को ऐसा नहीं है कि भाई, हाँ, यदि हम टडिंग मडिंग कहीं ना कहीं ऐसा एहसास करते हैं, कोई बिगड़ता है तो छोटे मोटे चीज़ों में उलझ जाते हैं, वो नहीं है। लेकिन ऐसा माहौल है कि हमें कहीं कहीं नहीं लगता कि हम नेपाल से बाहर गए हैं। दिल्ली के अलावा कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं पे भी रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम नेपाल में ही रह रहे हैं। और जब हम नेपाल आते तो हमें ऐसा लगता है भारत में रह रहे हैं। दो देश के बीच का कहीं भी दूर दराज से सिर्फ सीमा अलग है, सरकार अलग है, लेकिन जो है विचार एक है, खान पान एक है, रहन सहन एक है, संस्कृति एक है, सभ्यता एक है। इसलिए और दुनिया के देशों से फर्क है। इसलिए बार बार लोग नेपाल भारत को करके कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोई इतना अच्छा संबंध को लोग देखते हैं। जब पड़ोस जो कोई तरक्की करता है तो टांग खींचने की कोशिश करते हैं। पड़ोसी में भी कई बार क्या होता है, दोनों पड़ोसी बहुत अच्छे मिल रहे हैं तो उनको कैसे विवाद करें, कैसे उनको भड़काएं, कैसे उनको उलझाएं, ऐसा सोच सकते हैं। तो जो बाहरी लोग हैं वो इस चीज़ में कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन सफलता मैं बार बार बोलता हूँ नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो दो देश हैं, ये दो देश जो है एक ही देश की तरह ही व्यवहार है। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको रोजगारीको अवस्था कस्तो छ? उनीहरूले बेला मौका सुन्ने गरिन्छ। त्यहाँ काम गर्न गएकाहरू बसेकाहरूलाई थुप्रै समस्याहरू झेल्नु परिराखेको छ भनेर के देख्नुहुन्छ? देखिए, नेपाली वहाँ जाते हैं तो जाहिर सी बात है, एक तो नागरिकता में थोड़ी समस्या है ही, क्योंकि जो भारत के लोग, जब नेपाल के लोग भारत में जाते हैं तो उनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें समस्या आती है। लेकिन उसके लिए आधार कार्ड का व्यवस्थापन है, एम्बेसी के थ्रू भी कागज़ बना के आधार कार्ड नाचते जो नेपाली सिटीजन में है। और वहीं जो सालों साल से रह रहे हैं वो ऑटोमेटिक बना रहे हैं, वो दोनों यहाँ के भी वहाँ पे हो सकते हैं। और इसमें मैं अपने से भी ये कहूँगा कि नेपाल के लोगों को भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर दोहरी नागरिकता में कई बार उलझा के दिक्कतें देते हैं। या तो समग्र सीमा बंद कर देना चाहिए, नहीं तो इन छोटी घटनाओं को हमें भारत को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यदि वास्तव में कोई अनैतिक कार्य कर रहा है वहाँ तक हम कर सकते हैं, लेकिन सही व्यक्ति को जो एक घर पे काम कर रहा है तो कुछ गलत से उसने आधार कार्ड बना लिया, कुछ कर लिया, उसको पकड़ लिया, जी आपने आधार कार्ड बनाया, उसको जेल में डाल दिया। तो ये चीज़ें जहाँ तक कि इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, बोलनी चाहिए, कहनी चाहिए। ये कोई बहादुरीता नहीं है, ये कोई शाबाशिता नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि भारत और नेपाल में सिर्फ नेपाल के लोग दोहरी नागरिकता में नहीं है, भारत के लोग भी दोहरी नागरिकता में हैं और नेपाल के लोग भी दोहरी नागरिकता में। इसलिए दोनों देश का संबंध जो है वो पासपोर्ट नहीं बनाना, बाकी आधार कार्ड वगैरह या ये चल रहा है, ये दोनों देश का संबंध अभी है। तो हम ये चाहते हैं कि नेपाल के लोगों के लिए भारत, दिल्ली इस बात को ध्यान रखें कि यदि सही लेवल में काम करने वाला है, कोई छोटे मोटे काम करने के लिए, वो जैसे दुकान लगाना है, आधार कार्ड से, बैकग्राउंड से आधार कार्ड से, स्कूल भरना आधार कार्ड, बहुत सारी चीज़ चाहिए। तो जब जा रहा होता है 10 साल, 5 साल, 15 साल रह रहे तो उसका डॉक्यूमेंट बन जाता है, बनाना भी चाहिए। और उसको भी फिर उसके काम कार्य तक ही सीमित करें, उसका मिस यूज ना हो, बस इतना है। राष्ट्र हित में काम हो रहा है तो चाहे आप 10 कागज बना, उससे कोई फर्क नहीं। कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ हामी। अन्तिममा मैले राख्न चाहे यहाँलाई, अहिले दिल्लीबाट काठमाडौँ आउनु भएको छ, यो तपाईँको नितान्त व्यक्तिगत भ्रमण
अथवा राजनीतिक तहमा या पत्रकारिता क्षेत्रकै के हो? देखिए, मैं बता चुका हूँ, हमारी संस्था है भारत भारती और एक भारत श्रेष्ठ भारत पर कार्य करता है। और ये जो संस्था है 150वीं जयंती मना रहा है वल्लभ भाई पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, और वो भी यूनिटी ऑफ स्टैच्यू में ही कार्य होगा गुजरात में। तो उस विषय के लिए हम निमंत्रण के लिए यहाँ आए थे। मैंने बहुत सारे लोगों से, पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर के जो है यहाँ के विभिन्न राजनीतिक दल लोगों से हमारी मुलाकात हुई। लोगों को हमने निमंत्रण दिया और इसमें जो है सभी दल को दिए, ये भी नहीं है कि हमने एक पक्ष को दिया दूसरे, यही दिखता है, हमें यही दिखता है कि हम आए तो हमने ये नहीं भेदभाव किया कि नहीं हम इनको बुलाएंगे और इनको नहीं बुलाएंगे। हमने सबके लिए खुला दरवाजा रखा है। जिसको फाइनलाइज करता है कोई कि यहाँ पे प्रचंड जी कहते हैं कि मैं आता हूँ, तो उनके लिए भी स्वागत है। देवुआ जी कहते हैं मैं आता हूँ, उनके लिए भी स्वागत है। और यदि राजन लिंगन कहते हैं मैं आता हूँ, उनके लिए भी स्वागत है। कहने का तात्पर्य है कि सभी के लिए स्वागत है, इसमें कोई भेदभाव नहीं। तो आप यहीं से देख सकते हैं कि भारत क्या चाहता है। भारत सबको मिलाकर, सबको समावेश कर चलना चाहता है और सबके साथ मेल जोल करके चलना चाहता है। भारत एक संस्था भी, एक भारत में जब कार्य होता है तो संस्था भी समाज को समेट रहा है, तो समझो भारत समझ रहा है, भारत समेट रहा है। तो यही एक विचार है। तो इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत पर भारत भारती कार्य कर रही है और इसके एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राजा रजवाड़ों के जो है 552 क्षेत्रों को समेट कर उन्होंने बनाया। ऐसे ही पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को अलग अलग राजा रजवाड़ों से समेट एक नेपाल बनाया। तो हो सकता है कि उनकी जयंती में भारत भारती एक बड़ा कार्यक्रम नेपाल में रखें, ताकि नेपाल के हर समुदाय को बुलाकर भव्य रूप में, ये हल्का नहीं, बहुत ही कम से 1 लाख 2 लाख लोग, जैसे अभी यहाँ पे 1 लाख लोग उठ रहे हैं नारा लगाने, 2 लाख लोग उठ रहे हैं नारा लगाने। हम चाहते हैं कि 2 लाख लोग नेपाल के मजदूर बनकर विदेश ना जाएं। 2 लाख लोग नेपाल में डॉक्टर, इंजीनियर बनकर, बड़े बड़े व्यापारी बनकर विदेशों में जाएं और पीढ़ी दर पीढ़ी जो मजदूर उत्पन्न करने का नेपाल का जो एक हब बना हुआ जो कहते हैं, यहाँ पे ऐसा एजुकेशन हब बने कि लोग PhD तक, डॉक्टर तक, हाई तक दुनिया को ज्ञान देने वाले या दुनिया के लिए एक उदाहरण बनने वाला बने। ये भारत भी चाहता है और भारत सपोर्ट भी करना चाहता है, चाहे आपका एजुकेशन लाइन में हो, चाहे हेल्थ क्षेत्र में हो और चाहे हॉस्पिटलिटी में। नेपाल के लोगों को अभी भी भारत में बहुत सारी जगह ऐसा है जहाँ पे एजुकेशन के लिए क्षेत्र में बहुत सारी स्कॉलरशिप दे के पढ़ा रहे हैं। हालांकि कहीं कहीं समस्या आता है, किट में समस्या आ गया, वो एक व्यक्ति बदल वो पूरा, हालांकि उनका एक है कि व्यक्ति का विचार। वहाँ पे एक लेडीज ने बोला कि हमारा तो क्या है, तुम्हारा ये वो, उन्होंने बोला बेशक, लेकिन एक व्यक्ति ने बोला करके पूरे भारत को समेटना या उस समुदाय को समेटना, वहाँ पे हमारे लिए गलत हो जाता है। हेमन्तजी, जब तपाईँ आफै भनिराख्नु भएको छ कोही व्यक्तिले बोल्यो भने त्यो भारतको धारणा अथवा भारतको भनाइ होइन, त्यही तपाईँ आफै भनिराख्नु भएको छ कुनै संस्थाले, कुनै व्यक्तिले इनिसिएसन लिएर काम गरिरहेछ भने पनि त्यो भारतको आवाज हो। यो दोभाषै कुरा भयो नि त। देखिए, जो आधिकारिक संस्था है, देखो आधिकारिक संस्था एक व्यक्ति काम नहीं करता, उस संस्था में पूरा लॉबी काम करता है, हजारों हजार, वहाँ एक का निर्णय नहीं होता। जैसे मैं भारत भारती के लिए आऊँगा तो मेरे यहाँ कहने से कुछ नहीं होने वाला, मैं भारत भारती की पूरा टीम जो कहेगा वही कार्य होगा। लेकिन जैसे आपने कहा स्टेटमेंट है, आवे इसमें कुछ भी बोल देता है बिना अधिकारी। जैसे आप मेरे ऑनलाइन चला रही हैं, आप डायरेक्टर हैं, यदि आपका कोई कर्मचारी कुछ बोल देगा तो क्या आप इसमें जिम्मेदार हो? वो कर्मचारी कुछ भी बोल सकता है, हम। लेकिन यदि आप मेरे ऑनलाइन की तरफ से कोई कार्यक्रम रखते हो या पूरा टीम मिलकर काम करता है तो वो फिर पूरा टीम में आता है। ये आप समझिए उदाहरण। हस् त, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो कार्यक्रमको लागि दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद जी, मुझे भी मेरे ऑनलाइन में अवसर आपने दे दिया और मैं कोशिश करूंगा कि आप भी कभी दिल्ली आए तो मैं NPI न्यूज़ में आपका भी वार्ता करूं, नेपाल के बारे में समझूं और बहुत बहुत धन्यवाद। हस् त, यो कुराकानीसँगै आदरणीय श्रोता तथा दर्शकबिन हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। प्राविधिक पाटोबाट सहयोग गर्नुहुने काशीराम जैसीलाई धन्यवाद दिँदै म सृजना पनि यो कार्यक्रमको आजको एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छु। अर्को कार्यक्रममा हामी फरक विषयवस्तु र फरक व्यक्तित्वसँग पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समग्र टिमलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार, शुभ दिन।